हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करेंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो उसके अलावा फिर आप कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं। Let's begin. Recently, Luong Kuong elected as new president of which country? अभी हाल ही में लुओंग कुओंग ये इलेक्ट हुए हैं नए राष्ट्रपति। किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग? तो अभी रिसेंटली ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले टॉम लाम थे, टोलाम, और टोलाम को रिप्लेस करके और ये बने हैं लुओंग कुओंग, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो जो जिस तरीके से बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में हालांकि वो स्टूडेंट्स का नाम लेके, स्टूडेंट मूवमेंट का नाम लेके किया गया, वैसा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही परिवर्तन किया गया, क्योंकि इससे पहले जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और उनकी जगह अब इनको रिप्लेस किया गया। विच टीम वॉन विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? अभी रिसेंटली कौन सी महिला क्रिकेट टीम ने ये 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये जीता है? देखिए, वैसे तो हमारे सिलेबस में है स्पोर्ट्स इन न्यूज, और ज्यादातर क्या रहता है, क्रिकेट वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला विश्व कप है महिलाओं का। T20 पहला विश्व कप है ये, इससे पहले T20 महिला विश्व कप नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में और भी करवाते रहेंगे आगे, आप अपनी तरफ से पढ़िएगा। अभी जो जीता है ये न्यूजीलैंड ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के, और न्यूजीलैंड की टीम ने महिला विश्व कप जीता है। और ये कहां पे हुआ था? दुबई में हुआ था ये। Beepers still used in healthcare and emergency services, also known as beepers। ये आईसीटी में है, हमारे सिलेबस में इस तरीके के क्वेश्चन जो एब्रेविएशन, टर्मिनोलॉजी या फिर जो चर्चा में है उसके क्वेश्चन आईसीटी के पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीपर क्या है? बीपर है वायरलेस डिवाइस। अभी रिसेंटली लेबनान में जो डेडली पेजर ब्लास्ट हुआ था, उसमें यही डिवाइस यूज की है। ये क्या करता है? बीपर जो मैसेज है उसको डिस्प्ले करता है, रिसीव करता है बीपर, और ये वायरलेस डिवाइस है, इसको बीपर कहा जाता है। ये 90s 80s के टाइम पे काफी पॉपुलर था, और आज भी कई इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज वगैरह में इसको यूज लेते हैं। और इसमें रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है, जो नियरेस्ट टावर होता है, रेडियो टावर, उसका यूज किया जाता है इसमें। और ये इतना कैपेबल है कि जहां पे वीक सेलुलर सिग्नल होते हैं, जहां वीक सिग्नल होते हैं, वहां पे भी ये रेडियो टावर का यूज करके और ऑपरेट होता है। थ्रू द रेडियो सिग्नल के थ्रू ऑपरेट होता है बीपर। आपने सुना होगा भी पेजर ब्लास्ट हुए थे लेबनान में। एक और चीज यहां से पूछ ली जा सकती है हमसे। देखिए, ये 2 वे है, ये जो है ये तो 1 वे था कि इसमें सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप, लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन 2 वे पेजर भी होता है जिसमें मैसेज आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वो स्मार्टफोन से थोड़ा कम फंक्शनल होता है। यहां से एक RCID का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो यूज की गई है, RCID। ये पेजर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिगर एक्सप्लोसिव होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ब्लास्ट होता है, उसमें यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, रेडियो कंट्रोल्ड इंपल्स एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये इसकी फुल फॉर्म है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रेम एंड
प्रेस्क्राइब ए कोर्स इन एनवायरमेंट एजुकेशन। हायर एजुकेशन का रोल क्या है, ये हमारे सिलेबस में है हायर एजुकेशन, तो इसमें यूजीसी इसका करेक्ट आंसर आएगा। रोल ऑफ यूजीसी, यूजीसी क्या रोल है हायर एजुकेशन में। तो जो भी सिलेबस में टू द सिलेबस आपके टेस्ट करवाए जाते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, देखिए दो तरह के एयर पोल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी होते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को, वो प्राइमरी होते हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं ये डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। हमसे पूछा है सेकेंडरी का। ओजोन है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि प्राइमरी जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं कौन से होते हैं, प्राइमरी जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंडस्ट्री है, व्हीकल एमिशन हो गया, कंबशन हो गया, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एयर पोल्यूटेंट में। जबकि ओजोन है ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, और फिर ये सनलाइट वगैरह का रोल होकर जब जाके ये पोल्यूटेंट में इन्वॉल्व होता है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। देखिए आप वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी, इस पे आपको मिल जाएंगी, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ऑफर रखा हुआ है। आप अगर गूगल पे जाके टाइप करते हैं तो आपको ये हमारी वेबसाइट पे ले जाता है, या फिर डायरेक्ट आप study247.in पे जाते हैं तो भी आपको ये होम पेज पे ही मिल जाएगा। और इसमें अभी ऑफर रखा हुआ है, ये रेगुलर प्राइस है जो नॉर्मल डेज में आपके लिए रेगुलर प्राइस होती है, और ये अभी दिवाली पे ऑफर रखा है, इसमें 50% ऑफ है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और ये जो वेबसाइट है हमारी इस पे भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ऑफर चल रहा है अभी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में फिर आप इसका क्वेरी करते हैं तो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सब मिल जाता है। उसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इससे सफिशिएंट आपका इजीली पिछली बार जो एग्जाम हुए हैं पिछले 2-3 बार का देखें तो जिसने सीरियसली इसको फॉलो किया है, मिनिमम 20 से कम जो सीरियसली रहा है उसके 20 से कम नहीं आए होंगे, अदरवाइज 25 तक भी गए हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की बात कर रहा हूं, आपका स्कोर नहीं। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको कांटेक्ट कर लेंगे, रिप्लाई मिल जाएगा। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, पॉलिटिकल मेंटोर थे ये महात्मा गांधी के। इनका और भी कोई कंट्रीब्यूशन है, जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, एक रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, रानाडे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का पढ़ा होगा आपने, तो रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी? वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। कई बार एग्जाम में इनका एक न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर, उसका पूछ लिया जाता है हितवाद। हितवाद ये इसको पीपल्स पेपर भी कहा जाता था, और ये इंग्लिश में वीकली न्यूज़पेपर था। इसका पूछ लिया जाता है कि ये कौन पब्लिश करता था, तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही करते थे। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक जो 1909 का फेमस मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, उसमें इनका अहम रोल था, एक की रोल प्ले किया था उसको फ्रेम करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने। जैनिज्म डिफर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, उसका क्वेश्चन है। जैनिज्म डिफर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? जैनिज्म बुद्धिज्म से कैसे अलग है, इनमें से कौन सी चीज की वजह से?
तो देखिए बुद्धिज्म है वो बिलीव नहीं करते फास्टिंग वगैरह में, व्रत वगैरह रखने में। जो बुद्धिस्ट संघ है ये एक प्रॉपर अटेनमेंट ऑफ मॉक्स है, और वो दे हेट एक्चुअली सेल्फ मोर्टिफिकेशन एंड दीज थिंग्स। जबकि जैनिज्म में क्या होता है, वो बिलीव करते हैं फास्टिंग वगैरह में। बुद्धिज्म है वो बिलीव नहीं करते हैं कि कोई आत्मा होती है, सॉल वगैरह होता है, कुछ आत्मा होती है, ये बुद्धिज्म बिलीव नहीं करते। जबकि जैनिज्म में बिलीव है द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल इन एवरी लिविंग बीइंग। तो ये फर्क है। अदरवाइज कर्मा, अहिंसा, यज्ञ इन सब में कॉमन है, लेकिन ये डिफर करता है दोनों। सुदेशा गीतांगल पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट राइटर्स। ये चर्चा में इसलिए सुदेशा गीतांगल क्योंकि अभी रिसेंटली जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रीनेम किया है। किसका रीनेम किया है? तमिलनाडु के जो राजभवन है उसका रीनेम किया गया है। तमिलनाडु पर जो राजभवन हॉल है उसको ट्रिब्यूट किया गया है सुब्रमण्य भारती को। तो ये तमिलनाडु राजभवन का रीनेम इनके नेम पे रखा गया है। और ये जो सुदेशा गीतांगल है ये इन्होंने ही पब्लिश किया था। नेशनलिस्ट राइटर थे, पोएट रहे हैं। सुब्रमण्य भारती फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी से इनका ये ताल्लुक रहा है, और इनको महाकवि भरतियार भी कहा जाता है। सुब्रमण्य भारती को महाकवि भरतियार भी कहा जाता है। इनका कई कंट्रीब्यूशन है जिनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वदेश मित्रन ये इसके रचनाकार कौन है, या ये किसने ज्वाइन किया, कौन पब्लिश करता था? ये तमिल डेली न्यूज़पेपर था, और उसमें इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था, सुब्रमण्य भारती का। इनके जो कई और पब्लिकेशन भी है, जैसे एक तो यही हम पढ़ रहे हैं अभी सुदेशा गीतांगल, इसके अलावा इंडिया, विजया, ये इनके कई और पब्लिकेशन है। डम्बूर डैम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। डम्बूर डैम कौन से राज्य में है, ये पूछा है सीधा। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले जब बांग्लादेश में सरकार बदली है, उसके बाद आपने देखा होगा जब ये बारिश का सीजन चल रहा था, तो बांग्लादेश ने एक आरोप लगाया था कि वहां पे जो बाढ़ आई है या ज्यादा एक्सेस फ्लड आया है, तो उसका कि भारत ने एक ये डैम है डम्बूर डैम, इसको खोल दिया, इसलिए हमारे यहाँ फ्लड आई है। जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिनाई किया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डम्बूर डैम कहाँ पे है, ये काफी चर्चा में रहा था। डम्बूर डैम ये गुमटी रिवर पे है। गुमटी रिवर कहाँ पे है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में है ये गुमटी रिवर, और गुमटी रिवर पे है डम्बूर डैम। यहां से 40 मेगावाट पावर सप्लाई होती है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, इरिगेशन पर्पज के लिए भी है ये डैम। अगर डम्बूर डैम नहीं पूछा जाता है हमसे, तो यहां से पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे रुद्र सागर लेक है, रुद्र सागर लेक, या फिर अमर सागर लेक, कल्याण लेक, कमल सागर लेक, ये लेक कहाँ पे है आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सारे कंप्लीट नोट्स जो आपको बताए जा रहे हैं सब मिल जाते हैं आपको, जिस भी लैंग्वेज में आप ज्वाइन करते हैं। रुद्र सागर, अमर सागर, कल्याण सागर और कमला सागर लेक, ये सभी लेक त्रिपुरा में है। पूर्णा, परिणीता एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। पूर्णा, परिणीता और इंद्रावती ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें लार्जेस्ट है, पेनिनसुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे नहीं। ये त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट, स्पेशली जो महाराष्ट्र रीजन है वहां से गोदावरी निकलती है, वेस्टर्न घाट से, त्र्यंबकेश्वर से। और फिर ये सतमाला हिल, अजंता रेंज, महादेव हिल्स,
और फिर ये वेस्टर्न घाट, और फिर आखिर में ये ईस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में फंसा दिया जाता है। एक बार एग्जाम में आया था ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो जो गोदावरी है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हम जैसे परवर है, मंजिरा है, मनेर है, परवर या फिर मंजिरा मनेर, परवर मंजिरा मनेर, ये तीन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो राइट साइड से आके ज्वाइन करती है इसको। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो बाईं ओर से आके ज्वाइन करती है वो अभी हमने पढ़ी है, पूर्णा, परिणीता, इंद्रावती। इसमें एक सबरी और जोड़ सकते हैं आप, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये सभी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स? पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किस कैटेगरी में आता है? देखिए 1978 में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 21 का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। 1978 में एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किसके अंडर है? आर्टिकल 21। और उसमें कहा कि इट इज नॉट लिमिटेड टू मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसमें तो ये पर्सनल लिबर्टी का जो है डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, तो पहले यही माना जाता था सिर्फ लाइफ का, कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेज जो यूनियन ऑफ इंडिया है 1978 का केस, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि ना सिर्फ राइट टू लाइफ बट पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी जो है वो भी इसमें आता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा राइट, ये फ्रीडम है। The Unified Lending Interface is a new technology platform associated with, अभी तक आपने यूपीआई सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये एक नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये किसका है? आरबीआई का है। अब जो क्रेडिट की जरूरत होती है लोगों को, या समझने के लिए कहें कि जो लैंडिंग प्रोसेस है उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और वो स्पीड अप भी हो जाएगा। जैसे कोई लोन लेना चाह रहा है तो अब उसमें जो एक उसका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा, अभी जो कॉस्ट लगता है उससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये क्विक प्रोसेस होगा। उसके लिए आरबीआई लेके आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। Which one of the following activities is an example of a primary activity? प्राथमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आपके जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर वगैरह उस टॉपिक से है ये क्वेश्चन। प्राइमरी एक्टिविटी में आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आता है? जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ये प्राइस ऑफर रखा हुआ है, अगर आपने पहले स्किप किया है तो आपको फिर से रिवाइंड करवाया जा रहा है। ये दिवाली का भी ऑफर रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट?
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पार्लियामेंट कमेटी का कि इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि सभी के आए, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन होता है, एक दिन में 2 शिफ्ट होती है। आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अभी पैटर्न नहीं पता हो तो। और यहाँ से वेबसाइट से सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते। लार्जेस्ट जो पार्लियामेंट कमेटी है ये है कमेटी एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट कमेटी है। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि इसमें राज्यसभा से, जिसको अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को, उसका कोई मेंबर नहीं होता है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स में। सारे मेंबर इसमें लोकसभा के ही होते हैं। Which of the following gives global gender gap index ranking to the countries of the world? Global gender gap index कौन जारी करता है? ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 के लिए जो जारी किया गया है ये 146 कंट्रीज का जारी किया है। इसमें जो एवरेज स्कोर आया है, ओवरऑल स्कोर 68.5% के क्लोज रहा है ये। इसमें वो 0 और 1 वाला सिस्टम है। 0 मतलब बिल्कुल इनइक्वलिटी, 1 इक्वलिटी, इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। इसमें स्वीडन नहीं आयरलैंड ने पिछले 15 साल से ये देश इसमें पहले नंबर पे रहा है। टॉप हमेशा पिछले 15 साल से आयरलैंड ही कर रहा है। इसका जो 93.5 रहा है स्कोर इसमें। और इंडिया का इसमें रैंक देखा जाए तो 129 है। और इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम एक बार जैसे हंगर इंडेक्स में जहां हम फूड सप्लाई करते हैं या जिनको मदद करते हैं जिन कंट्रीज को, उनसे भी नीचे हंगर इंडेक्स में रहते हैं, वैसा ही इसमें भी हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों से नीचे ही है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।